तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। डिफेंड मत करिए, नहीं, सवाल पूछ रही हूं आपसे। देखिए उसकी निंदा करें आप आज आपके प्लेटफॉर्म पे, अगर है हिम्मत तो करके दिखाएं। इमरजेंसी को और पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है अगर बीजेपी को, तो क्यों नहीं उठाएंगे? मैं हूं यासर मलिक। सारी देश की जो संस्थाएं हैं उस पर इस वक्त आपका अघोषित इमरजेंसी लागू है। छापा मारो और चंदा दो, छापा मारो और ठेका दो की नीति अपनाती। पूरा कीजिए, पूरा जयप्रकाश नारायण ने ये काम नहीं किया था, मधु दंडवते ने ये काम नहीं किया था, ये काम मधु लिमय ने नहीं काम किया। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मैं आपसे उनसे सारा, आपने प्रेस की आजादी पूछा, मैं प्रेस की आजादी पर भी सवाल करूंगी, लेकिन आप बाला साहब देवरस को कोट करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं कोट करते हैं आशुतोष जी? दो एंकरों के बीच में हुई जोरदार भिड़ंत, तो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप कैसे झोला उठाकर इस डिबेट से भाग जाती है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जब बीजेपी के प्रवक्ता की कलई खोल रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे, तो देखिए कैसे गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप बीच में कूद जाती हैं और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी को बचाने लगती हैं, डिफेंड करने लगती हैं। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष अंजना ओम कश्यप की कलई खोलकर रख देते हैं, उनको बेइज्जत कर देते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप कैसे झोला उठाकर भागती हैं। आप लोग ये डिबेट देखिए। ये डिबेट इमरजेंसी पर चल रही थी, जिस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टियां बीजेपी को घेरती हैं कि अघोषित आपातकाल पूरे देश में लगा रखा है बीजेपी ने, तो बीजेपी अब एक नया शगुफा लेकर आई है 1975 की इमरजेंसी का, और उस पर अब सारे गोदी मीडिया डिबेट कर रहे हैं। उसी पर यह चर्चा हो रही थी, तो बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अपनी बातें रखी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी सारी कलई खोल कर रख दी। आप लोग ये डिबेट देखकर जाइए। राजनीतिक रूप से यह माना जा रहा है कि आप जो ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, वो दरअसल कोशिश है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ मुहिम चला रही है, उसकी काट आप खोज रहे हैं कि 50 साल पुराने आपातकाल के जरिए आप कांग्रेस को आईना दिखा सकें। क्या ये सियासी फायदे के लिए है? देखिए अंजना जी, इसमें सियासी कुछ नहीं है। आपातकाल इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए काला अध्याय था। देखिए ट्रेजेडी यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में कोई लोकतांत्रिक नेता का तानाशाह बनना एक दिव्य स्वप्न लगता है, जिसको इंदिरा गांधी ने पहली बार साकार किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए लोकतंत्र का काला अध्याय है, लेकिन कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए ये बिल्कुल स्वर्णिम काल था, और इसलिए ना उनको इस पर कभी अफसोस होता है, ना उन्होंने इसके लिए कभी माफ़ी मांगी। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ी को कि इमरजेंसी थी क्या भाई। 19 एक बार मिला के 93 बार कांग्रेस सरकारों ने अभी तक धारा 356 का उपयोग किया, सरकारें गिराई, स्टेट्स में गिराई, और एक बार धारा 352 का उपयोग किया जिसमें इमरजेंसी लगी। क्या था इमरजेंसी? आज जिस तरह से अंजना ओम कश्यप बैठ के बात कर रही हैं, ये इमरजेंसी में अलाउड नहीं था। आज जिस तरह से पेपर में एडिटोरियल निकलते हैं और पेपर में सारे खबर मिलते हैं, ये इमरजेंसी में अलाउड नहीं था। इमरजेंसी जब लगी 25 जून को, तो 27 जून की सुबह में सारा एडिटोरियल इस देश का ब्लैंक था। ये विरोध में था, प्रोटेस्ट किया गया था। इसी दिल्ली के बहादुर शाह जफर बाग में सारे न्यूज़पेपर्स की बिजली की रातों रात काट दी गई थी। मीसा का कानून लगा कि 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। आर्टिकल 19 को निरस्त कर दिया गया था, आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अगर इमरजेंसी के दौरान किसी को गोली मार दी जाती थी तो वो न्यायालय भी नहीं जा सकता था। इसको संविधान बचाना कहते हैं। आज भी क्या हो रहा है? कांग्रेस वही है, मानसिकता वही है, कार्य भी अजय जी जहां राज्यों में है, वहां पे अधिकारों का दमन। पर वो ये कहते हैं कि सारी देश की जो संस्थाएं हैं उस पर इस वक्त आपका अघोषित इमरजेंसी लागू है। इस पर आपका क्या जवाब है? वो तो हर संस्था पर कहते हैं कि आपका घोषित इमरजेंसी है, चाहे वो देश की अदालतें हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर जगह उनका ये सीधा आरोप है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को कभी नहीं माना इस परिवार ने। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने खुद कहा कि इंदिरा के इंसिस्टेंस में 1959 पे कांग्रेस की केरला की सरकार हमने गिराई। ये थी तानाशाही प्रवृत्ति। इंदिरा गांधी 50 बार लागू कर चुकी हैं धारा 356। अब इंदिरा गांधी के कैबिनेट में आई है। इंदिरा गांधी की जब कैबिनेट थी तो सुपर पीएम थे संजय गांधी, एक मामूली सांसद होकर बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए सरकार की तमाम नीति वही बनाते थे। ये था ये। अब इस जनरेशन पे आई है राहुल गांधी,
कोई पद नहीं, एक नॉर्मल सांसद, लेकिन पावर इतना कि कैबिनेट से अनुमोदित प्रधानमंत्री द्वारा पारित अध्यादेश के टुकड़े कर सकते हैं। मनमोहन सिंह पीएम, लेकिन उनके ऊपर सुपर पीएम, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया गांधी, सारी नीतियां वही बनाती थी। अब आप भय विहीन होकर आज बात कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक विश्व में बताते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो अगली गलती के मुहाने पर खड़ा होता है। पन्ना दर पन्ना एक सोच दिखाता है, और आप वही सोच का आरोप इनको लगाकर, और राहुल गांधी जी कभी संविधान बचाओ यात्रा करते हैं, कभी संविधान सम्मेलन करते हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन, जय संविधान रैली करते हैं, तो फिर कैसे मानेगा लोग? अंजना जी, विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं कि जो इतिहास से सबक न लेकर इतिहास से प्रतिशोध ले, वो नेतृत्व किसी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, बिल्कुल प्रजातंत्र को किसी सूरत में स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज की पीढ़ी इस बात के लिए आश्वस्त है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल 2 साल के लिए लगाया, 40 वर्षों तक उस घोषणा ने इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा की। आज की पीढ़ी को और भविष्य के भारत को यह जानना चाहिए कि आपातकाल की परिस्थितियां क्या थी। पहला निर्णय 1969 में इंदिरा जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह देखा गया कि बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के अधीन उनके हाथ में बैंक है, ग्रामीण भारत में बैंक की क्रेडिट नहीं पहुंच रही है, छोटे छोटे गरीब लोगों तक बैंक की क्रेडिट नहीं पहुंच रही, तो पहला निर्णय लिया। दूसरा निर्णय लिया इस देश की जमीनों को जमींदारों से मुक्त कराना, एबोलिशन, उस सीलिंग एक्ट लेकर के आई और गरीबों में जो जमींदारों की जमीन थी वो बांटना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जो बड़ा निर्णय लिया वो प्रीवी पर्स का था। इस देश की 500 से अधिक रियासतों को 50-50 लाख रुपए प्रति माह उस वक्त दिए जा रहे थे, प्रतिवर्ष दिए जा रहे थे। यह देश अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इंदिरा जी ने कहा कि ऐसे कानून को तोड़ देना ज्यादा उचित है जो असमानता के लिए की प्रेरणा देता हो। यही बात बड़े बड़े राजे रजवाड़ों और जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, वो पोषित राजे रजवाड़ों से होती थी। उनके मन में ये टीस थी कि इंदिरा गांधी गरीबों के लिए निर्णय कैसे ले रही है। तो राजनारायण ने 1971 में वो मुकदमा लगाया। मुकदमा क्या था? मुकदमा यह था कि एक यशपाल कपूर नाम के एक छोटे से कर्मचारी ने एक स्टेज इंदिरा गांधी की रैली में लगा दिया। 25 जनवरी को उन्होंने 1971 को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो स्वीकार चूंकि 3 दिन बाद हुआ, इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब एक मंच लगा देना, करप्ट प्रैक्टिसेस मान करके निर्णय लिया। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उस निर्णय के खिलाफ स्थगन दिया और इंदिरा जी को बरकरार रखा। आज हम क्यों कह रहे हैं 40 साल तक उस प्रजातंत्र की रक्षा, क्योंकि 26 मई 2014 को जब यह सरकार आई तो पहला निर्णय क्या लिया? इंदिरा गांधी निर्णय लेती है जमींदारी को अबॉलिश करने का, यह निर्णय लेती वही जमीन छीन कर किसानों की एक के बाद एक अध्यादेश लाकर जमीन अधिग्रहण का कानून जो सारे लोगों ने साथ बनाया था उनको वापस। अभय जी, इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था या नहीं था? ये एक बेसिक बात तो पहले निपटा ली जाए। ये आप डिफेंड कर रहे हैं। अंजना जी देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो यही सरकार अगर 1976 में आ गई होती तो कृषि के काले क्रूर कानून ला करके उन धन्ना सेठों को पोषित करती। अगर यही सरकार उस 1976 में आ गई होती तो इलेक्टरल बॉन्ड का काला कानून लाकर 8,000 करोड़ रुपए का डाका डाला होता। छापा मारो और चंदा दो, छापा मारो और ठेका दो की नीति अपनाती। अगर यही सरकार उस समय आ गई होती तो चुनाव आयोग के उस निर्णय में से चीफ जस्टिस को निकाल देती। अगर यही सरकार आ गई होती तो सीबीआई ईडी के डायरेक्टर का एक के बाद एक टाइम का एक्सटेंशन करती। अगर यही सरकार आ गई होती तो जो महाराष्ट्र में खेल खेला गया है वो यकीन मानिए मैं सभी सवाल जो आपने उठाए हैं, सभी सवाल मैं आपसे उनसे सारा, आपने प्रेस की आजादी पूछा, मैं प्रेस की आजादी पर भी सवाल करूंगी, लेकिन आप तो अपना स्टैंड बताइए ना। आपका स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप डिफेंड कर रहे हैं इमरजेंसी को, और अगर कर रहे हैं तो डंके की चोट पे कीजिए, और अगर लोकतंत्र का काला अध्याय मानते हैं तो फिर वो बताइए, क्लियर स्टैंड तो लीजिए सर। नहीं, मैंने कहा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि 40 वर्ष प्रजातंत्र की रक्षा हुई। लेकिन मैं फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हूं जो इमरजेंसी के समर्थन में आर्टिकल लिख रहे थे, बाला साहब देवरस लिख रहे थे, वो समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसी सूरत में प्रजातंत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता, और इतिहास से शिक्षा ली जाती है, प्रतिशोध नहीं लिया जाता। और इतिहास से क्या शिक्षा ली? 26 मई 2014 से एक के बाद एक मैंने निर्णय बताए, क्या शिक्षा ली बताइए ना।
आप बैंकों के लिए जो कानून लेकर आए इंसॉल्वेंसी एक्ट, एक के बाद एक पैसे लूटकर या तो लोग भाग गए विदेश की भूमि पर, या 3-3 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए के बैंक के लोग। अच्छा, ये आरएसएस की बात जब आपको अपने लिए अपने हक में दिखती है तो आप आरएसएस को भी कोट कर देते हैं। यही आरोप आज लगाया जा रहा है कि संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आपातकाल तो एक ऐसा घोषित काला अध्याय था जब 21 महीने तक काले अंधेरे में लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था, और वो इतिहास क्यों भूले। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, आगे दो एंकरों के बीच बहुत जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है, जिसमें अंजना कश्यप की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और हाथ जोड़कर डिबेट छोड़ भागेंगी। आदरणीय नेताजी ने इसका विरोध किया और जेल गए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए गए ना, तभी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आज अगर हम कोई बात कहते हैं तो आज भी हम लोकतंत्र बचाने के लिए कहते हैं ना, तो ये तो बात मानोगे ना। 50 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े, इसलिए आप लगातार एक शब्द लेके आते हो इमरजेंसी। बिल्कुल इमरजेंसी खराब थी, हमने इसका विरोध किया था, लेकिन आज क्या है, किस तरह से आप अभी आप बता रहे थे 1984 के दंगे में, तो क्या आप आज जो हमारे आंदोलन जब खड़े होता है यहाँ किसान, तो आप खालिस्तानी नहीं बोलते उसको? तो क्या फर्क है आप में उसमें? आप आज भी तो खालिस्तानी बोलते हो, आज भी तो किसान को धरने पे बैठना पड़ा ना अपना अधिकार मानने के यहाँ मांगने के लिए। आज क्या हालत है संस्थाओं की, आप देख लीजिए, जो सरकारी संस्थाओं पे कितना कब्जा है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने कानून बना दिया, कोई कुछ कहेगा एफआईआर करके आप जेल में डाल देते हो। भ्रष्टाचार में तो आप देख ही रहे हो, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? आज भी देखो हम आवाज उठाते हैं कि पहलगांव की घटना हुई, 4 आतंकी कहां है, पूछेंगे आपसे, और आपसे विशेष सत्र की मांग की थी, क्या आपने विशेष सत्र लेके आए? नहीं लेके आए ना। तो ये आघोषित आपातकाल है कि नहीं है? भाई कोई मांग अगर विपक्ष करता है पार्लियामेंट से, आज भी तो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके कानून पास करते हो, तो ये संसदीय परंपरा का मान रख रहे हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई आवाज उठती है कहीं भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि आप उसका जवाब दीजिए। ये थोड़ी एक बात आपने रट ली है कि नहीं 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 हम वो आपातकाल था 50 साल पहले लगा था, तो हम तो कहते हैं उसके लिए हम लड़े भी थे। आप कितना लड़े थे मुझे पता नहीं, बीजेपी कितना लड़ी थी मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहती है। आज वही कांग्रेस का रवैया उसने अपना रखा है कि हर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। चुनाव, आप जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि इसको सुधारा जाना चाहिए? लेकिन आप उस पर मानने को तैयार नहीं होते हो। सवाल है कि आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस ने 1971 में किया था, उन्होंने लगाया था और आप बिना लगाए सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, और फिर आके यहां चिल्ला रहे हो। तो आप अपने पासवान जी को शायद उनसे पूछ लेते, वो भी तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे ना, कांग्रेस के खिलाफ। अरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी ना कि अनुराग जी आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। यूपी में अगर आप दूसरे नंबर की पार्टी बने तो चुनाव आयोग नहीं किया था ना वो चुनाव, या किसी और ने कराया था? तब आप भूल गए शायद। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होती तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश में हम 60 से ऊपर सीटें जीतते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी जिस तरह से उपचुनाव में नंगा नाच आपको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखने का मिला, किसी से छुपी बात नहीं है। और संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे, ये भूला है कोई क्या कि संविधान बदलना इसलिए 400 पार का नारा दे रहे थे, ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे। कौन कर रहा था लेटरल एंट्री की बात? यही लोग तो कर रहे थे ना। वो तो कहो कि जनता जागरूक थी, जनता ने इनको 240 पे रोका। अगर हम आशुतोष जी, अनुराग जी को माने तो हमें इतिहास पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वर्तमान पर। और कई लोग जनता के बीच भी जाइए तो वो कहते हैं कि हमें आज की परिस्थिति पर चर्चा कीजिए ना, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। लेकिन अगर एक देश के रूप में आप देखेंगे तो एक देश की एक पूरी यात्रा होती है। उस यात्रा में इमरजेंसी को और पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है अगर बीजेपी को, तो क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि संविधान लेकर अगर कांग्रेस पार्टी के नेता घूमते हैं तो फिर वो बता रहे हैं कि आपने क्या किया था 21 महीने के लिए संविधान के साथ। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी भारत की राजनीति का एक काला अध्याय था, और जब तक भारत का लोकतंत्र रहेगा, जब तक भारत का इतिहास रहेगा, तब तक कांग्रेस अपने उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इमरजेंसी चाहे 2 दिन के लिए लागू की जाए, या 2 महीने के लिए लागू की जाए, या 2 साल के लिए लागू की जाए, या 11 साल तक लागू रहे, इसको तो कोई किसी तरीके से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक फर्क है, फर्क 2 है। फर्क इस बात को लेकर देखना पड़ेगा कि कम से कम इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी ने 2021 मार्च में कहा था कि ये गलती हुई, और हमने बहुत बड़ी गलती की थी इमरजेंसी लगा के। मेरी दादी ने बहुत बड़ी गलती की थी। और उसके साथ साथ जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जब आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो मैं
10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस की इंदिरा गांधी के नाम एक चिट्ठी को मैं कोट करना चाहता हूं, जब बाला साहब देवरस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं पूरी चिट्ठी। उन्होंने यह कहा था, और उन्होंने एक नहीं, यरवदा जेल से 3 या 2 चिट्ठियां लिखी थी, और जब इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, और जब इंदिरा गांधी के सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसने जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैध ठहरा दिया था, तो बाला साहब देवरस ने उसके लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने के 5 न्यायाधीशों ने आपका चुनाव वैध ठहराया, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न इसी बात को लेकर उठता है। लेकिन आप बाला साहब देवरस को कोट करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं कोट करते हैं आशुतोष जी? उन्होंने क्या कहा था? बात तो पार्टी की है ना। नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि बाला साहब देवरस की बातों को क्यों नहीं कोट करना चाहिए और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों कोट करना चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे। नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं। देखिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए। बाला साहब देवरस आरएसएस बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और आज भी आरएसएस प्रमुख सबसे बड़े नेता होते हैं, उनको परम पूजनीय कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी भी उनको परम पूजनीय कहते हैं। तो मैं उनके सर्वोच्च नेता को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने विनोबा भावे के माध्यम से इंदिरा गांधी से संपर्क करने की कोशिश की और आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जेपी के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, और उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा प्रतिबंध गलत था। तो यह भी तो एक इतिहास का तथ्य है। और कई लोगों ने, आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने जेल में रहते हुए माफी मांगकर बाहर निकले थे। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊं। पूरा कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने ये काम नहीं किया था, मधु दंडवते ने ये काम नहीं किया था, ये काम मधु लिमय ने नहीं काम किया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने तो माफिया मांगी थी, बाहर आए थे वो जेल से, चिट्ठी लिखी थी। ये तो इतिहास के तथ्य हैं। चिट्ठी लेके आए आशुतोष जी, जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल, सब चिट्ठी लेके आएंगे। डिबेट को डिफ्लेक्ट करने का तरीका अच्छा है। अनुराग भदौरिया को यह पता नहीं है कि इमरजेंसी 71 में नहीं 75 में लगाई थी। आशुतोष जी को काला अध्याय तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे युवा नेता थे, उन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे? ये जानबूझ के नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन होता नहीं है ऐसे। क्या तरीका है ये क्या तरीका था? लगातार इसी तरह से करते गए हैं ये लोग। ये और 1 मिनट, और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ, आशुतोष जी डिफ्लेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अंजना जी, वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, करंट टॉपिक पे नहीं रहा जाए, आज के कांग्रेस की क्या मानसिकता है उस पर बात ना हो, ये चाहते हैं ये चीज। लेकिन ऐसा होगा नहीं आशुतोष जी। बात तो हो रही है, बात दूर तक जा रही है, सबके समझ में भी आ रही है। जमाना बदल गया है ना, सिर्फ पेपर को बैन कर, आज जो कांग्रेस की डिजिटल इमरजेंसी वॉर है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। छोटा सा 10 सेकंड ये बताइए, अच्छी बात है। आशुतोष जी 1 मिनट, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं। आशुतोष जी तब जवाब दीजिएगा, बस 10 सेकंड बोलिए। आप ये बताइए, डिजिटल इमरजेंसी के तहत ही ना, नहीं, पत्रकारों और एंकरों को कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था, जो इनको सुनना नहीं चाहती है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सोशल मीडिया के पत्रकारों पे केस हो जाता है, उनको उठा लिया जाता है कांग्रेस सरकार में, दूसरे राज्यों का एफआईआर किया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 1 मिनट, ये लोग, आप पत्रकार रहे हुए हैं, सोचिए जरा, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की? ये डिजिटल इमरजेंसी है कि जो हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करो। तो आप तो यही काम कर रहे हैं, देश विरोधी हर हरकत में, सेना को बदनाम करने से लेके, देश को बदनाम करने से लेके, राष्ट्र को बदनाम, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आज की कर क्या रही है? ऑल नेगेटिव कैंपेन। और मुझे अफसोस है कि आशुतोष जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इस नेगेटिव कैंपेनिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, मैं बहुत अच्छी बात है। अभय जी बहुत देर से हाथ, नहीं, अजय जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा रिबटल दे दिया। अभय दुबे को बोलना है इसके बाद। हाँ, नहीं, अभय आलोक जी ने कर लिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अजय आलोक ने कम से कम बाला साहब देवरस को डिसोन कर दिया, बहुत अच्छी बात। जिस दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने आज तक के जैसे टीवी चैनल पे बाला साहब देवरस आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनको डिसोन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अजय आलोक जी के अंदर हिम्मत है तो बाला साहब देवरस ने जो चिट्ठियां इंदिरा गांधी की तारीफ में लिखी थी उसकी निंदा करें आज आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर है हिम्मत तो करके दिखाएं। मैं मान लूंगा जो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं।
लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि इमरजेंसी अगर बुरी थी तो इमरजेंसी की तारीफ करने वाले लोग भी बुरे थे, उनके भी निंदा। अच्छा है कि इतना पैशनेटली आप इस पर बोलते हैं, लेकिन जब इंदिरा जी ने सावरकर जी की प्रशंसा वाली चिट्ठी लिखी थी तो उसको नजरअंदाज कर दिया तो डिफेंड मत करिए। नहीं, सवाल पूछ रही हूँ आपसे मलूक जी, छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय जरूर देकर जाइए। और तो दोस्तों ये मुद्दा जो इस समय छिड़ा हुआ है आपातकाल का लेकर, इमरजेंसी को लेकर, उसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय जरूर देकर जाइए। किसानों का मसीहा कहते हैं आज, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, और तो और उनकी पत्नी को जिनको माताजी कहते हैं उनको लखनऊ से अरेस्ट करा, रिक्शा पे बैठा के जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जब पूरी पोल पट्टी खोल रहे थे और आरएसएस के मुख्य लीडर उन्होंने इमरजेंसी की प्रशंसा की थी और खत लिखकर और चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, तो बीच में गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप कूद जाती है और बचाने की कोशिश करती है बीजेपी और आरएसएस को। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष उनकी और कलई खोलकर रखते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। आप इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए और आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। क्या आज के टाइम में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए या फिर इतिहास में जाकर इमरजेंसी और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाए।